द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान इतना क्रूर और शैतानी क्यों था? वास्तव में उन्होंने जिन विभिन्न देशों पर कब्जा किया, वहां लगभग 10 लाख लोगों को मार डाला और उन पर अत्याचार किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या वे पहले से ही ऐसे थे? इसका जवाब है नहीं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान इतना क्रूर कैसे बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम द्वितीय विश्व युद्ध के समय के जापान की बात करते हैं, तो हमें अक्सर एशिया के कई हिस्सों में जापानी सेना द्वारा किए गए बड़े युद्ध और भीषण हमले याद आते हैं। लेकिन जापान अचानक ऐसा नहीं बन गया था। सिर्फ एक व्यक्ति ही जापान के आक्रामक बनने का कारण नहीं था, बल्कि यह धीरे धीरे हुआ। सरकार, सेना और उसके नेताओं के फैसलों की वजह से जापान धीरे धीरे बदल गया। उन्होंने अपनी सेना को मजबूत किया और देश को आधुनिक बनाया। जैसे जैसे वे मजबूत होते गए, वे एशिया में अधिक नियंत्रण और क्षेत्र चाहते थे। यह समझने के लिए कि यह कैसे हुआ, हमें द्वितीय विश्व युद्ध से 70 साल पहले लौटना होगा। 1800 के दशक के मध्य में जापान बिल्कुल अलग था। उनके पास एक सम्राट था, लेकिन असली शक्ति शोगुन और स्थानीय नेताओं के पास थी, जिन्हें दाइम्यो कहा जाता था। जापान ने भी 200 से अधिक वर्षों तक कई विदेशी देशों के साथ अपने संबंधों को सीमित रखा। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। फिर भी सीमित व्यापार और संचार था, खासकर डच, चीनी और कुछ पड़ोसी देशों के साथ। लेकिन यह सख्ती से नियंत्रित था कि कौन जापान में प्रवेश कर सकता है और उत्पादों का आदान प्रदान कर सकता है। सब कुछ 1853 में बदल गया। कमोडोर मैथ्यू पेरी अमेरिकी युद्धपोतों के साथ जापान पहुंचे। संयुक्त राज्य अमेरिका चाहता था कि जापान कुछ बंदरगाह खोले ताकि उनके जहाज वहां आ सकें और उत्पादों का आदान प्रदान कर सकें। जापानी नेता के लिए यह स्पष्ट था कि पश्चिमी शक्तियों के जहाज और हथियार कहीं अधिक उन्नत हैं। जापान को यह भी पता था कि चीन के साथ क्या हुआ था। उसे ब्रिटेन ने अफीम युद्धों में हरा दिया था और पश्चिमी देशों को विशेष अधिकार देने के लिए मजबूर किया गया था। इसलिए जापान को डर था कि कहीं वही उनके साथ भी ना हो जाए। जापान नहीं चाहता था कि उनके साथ भी ऐसा हो। इसलिए 1854 में जापान ने कानागावा संधि को मान लिया, जिससे कुछ जापानी बंदरगाह अमेरिकी जहाजों के लिए खोल दिए गए। बहुत से जापानियों के लिए यह स्थिति शर्मनाक थी। उन्हें लगा कि वे मजबूरी में मान गए, क्योंकि पश्चिम की सेना उनसे ज्यादा ताकतवर थी। इसी वजह से बहुत से जापानियों का टोकुगावा सरकार से भरोसा उठ गया। उनके लिए अब यह सरकार कमजोर हो गई थी और जापान की रक्षा करने में असमर्थ थी। इसलिए 1868 में शोगुन का शासन समाप्त हो गया और मेजी पुनर्स्थापना की शुरुआत हुई, जिसमें सत्ता सम्राट को वापस सौंप दी गई। और यहीं पर सम्राट मेजी आए और उनके समय में जापान ने तेजी से बदलाव शुरू कर दिए। उनके नेताओं को पता था कि अगर देश कमजोर रहा तो शायद पश्चिमी देश भी उन्हें अपने अधीन कर लेंगे। इसलिए उन्होंने यह अध्ययन किया कि यूरोप और अमेरिका कैसे शक्तिशाली बने। उन्होंने अपनी सेना को मजबूत किया, कारखाने, ट्रेनें और जहाज बनवाए और शिक्षा तथा सरकार को व्यवस्थित किया। उन्होंने छात्रों और अधिकारियों को भी विदेशों में भेजा ताकि वे सीख सकें। उन्होंने एक आधुनिक सेना भी बनाई, जिसमें अब आम आदमी भी सैनिक बन सकता था, सिर्फ समुराई ही नहीं। सिर्फ कुछ दशकों में जापान एशिया के सबसे आधुनिक देशों में से एक बन गया। 1889 में उन्होंने एक नया संविधान भी बनाया और एक संसद बनाई, जिसे इंपीरियल डाइट कहा जाता है। इसके बावजूद शुरू में जापान का लक्ष्य सिर्फ इतना था कि वे इतने मजबूत बन जाएं कि कोई पश्चिमी देश उन्हें अपने कब्जे में न ले सके। लेकिन जैसे जैसे देश मजबूत होता गया, कुछ नेताओं ने यह भी चाहा कि जापान का नियंत्रण एशिया में और फैले। उन्होंने ब्रिटेन, फ्रांस और रूस को देखा, जिनके पास बड़े बड़े साम्राज्य थे, और उन्होंने सोचा कि जापान को भी अपनी खुद की जमीन और संसाधनों की जरूरत है। कोरिया जापान के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक था। यह जापान के बहुत करीब था और चीन और रूस के बीच में था। जापान को डर था कि अगर कोई शक्तिशाली देश कोरिया को नियंत्रित कर लेता है तो वो उनके लिए खतरा बन सकता है। लेकिन उस समय चीन का कोरिया पर भी बहुत प्रभाव था। इसी वजह से 1894 में जापान और चीन के बीच युद्ध हुआ, जिसे पहला चीन जापान युद्ध कहा जाता है। बहुत लोग हैरान रह गए क्योंकि जापान ने चीन को हरा दिया। युद्ध 1895 में खत्म हुआ। इसके बाद चीन का कोरिया पर नियंत्रण भी खत्म हो गया और ताइवान जापान के अधीन चला गया। इस सफलता के कारण जापान का अपनी सैन्य शक्ति पर भरोसा और भी बढ़ गया। उनके नेताओं ने सोचा कि वे बड़ी बड़ी देशों के साथ मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता, रूस का भी जापान से टकराव हो गया। रूस भी कोरिया और मंचूरिया, जो कि उत्तर पूर्वी चीन का एक बड़ा इलाका है, पर अपना नियंत्रण मजबूत करना चाहता था। जापान और रूस ने पहले बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वे किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके।
इसलिए फरवरी 1904 में जापान ने पोर्ट आर्थर में रूसी बेड़े पर हमला कर दिया। यहीं से रूसो जापानी युद्ध की शुरुआत हुई। फिर से बहुत लोगों को लगा कि जापान हार जाएगा, क्योंकि रूस बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर था। लेकिन जापान ने रूस को कई बड़े जमीन और समुद्र की कई बड़ी लड़ाइयों में हरा दिया। युद्ध 1905 में समाप्त हुआ। जापान का कोरिया पर नियंत्रण और मजबूत हो गया और उनका प्रभाव दक्षिणी मंचूरिया में भी बढ़ गया। उन्हें सखालिन द्वीप का दक्षिणी हिस्सा भी मिल गया। ये जापान के लिए बहुत बड़ी सफलता थी। ये एक बड़ा सबूत था कि एक एशियाई देश किसी बड़ी यूरोपीय शक्ति को हरा सकता है। इसी वजह से जापान में गर्व और राष्ट्रवाद और भी बढ़ गया। लेकिन पड़ोसी देशों के लिए जापान अब खतरनाक बनने लगा था। जो देश पहले डरता था कि कहीं कोई और देश उसे न जीत ले, वही अब दूसरों पर कब्जा करने लगा था। रूस पर जीत हासिल करने के बाद जापान का कोरिया पर नियंत्रण और भी मजबूत हो गया। 1905 में जापान ने लगभग पूरी तरह से कोरिया को अपने नियंत्रण में ले लिया था, खासकर जब बात दूसरे देशों से संबंधों की हो। और 1910 में जापान ने पूरी तरह से कोरिया पर कब्जा कर लिया और उसे जापानी साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। यहाँ यह स्पष्ट हो गया कि जापान अब सिर्फ अपनी सुरक्षा के बारे में नहीं सोच रहा था, वह एशिया में एक बड़ा साम्राज्य बनाना चाहता था। जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो जापान ने ब्रिटेन और अन्य सहयोगी देशों का साथ दिया। जापान ने खुद को दुनिया की बड़ी ताकतों में से एक के रूप में स्थापित किया। लेकिन भले ही जापान मजबूत हो रहा था, बहुत से जापानी लोगों को लगता था कि वे अभी भी यूरोप और अमेरिका के बराबर नहीं हैं। ऐसे कई मौके आए जब उन्हें वही सम्मान नहीं दिया गया और कुछ पश्चिमी देशों में जापानी लोगों के खिलाफ भेदभाव भी था। इसी वजह से कुछ राष्ट्रवादियों का पश्चिम के प्रति गुस्सा और भी बढ़ गया। 1910 तक जापान में अभी भी चुनाव और नागरिक सरकार थी, लेकिन समय के साथ सेना और भी मजबूत होती गई। कई सैनिक और राष्ट्रवादी मानते थे कि राजनेता कमजोर हैं और जापान को और मजबूत करने की जरूरत है। आर्थिक समस्याएं और राजनीतिक उथल-पुथल भी बढ़ गईं। जापान में कुछ राजनेताओं और व्यापारियों की हत्या चरमपंथियों ने कर दी, क्योंकि वे सेना का विरोध कर रहे थे। इसी वजह से नागरिक सरकार के लिए सेना को रोकना और भी मुश्किल हो गया। और यह भी सच है कि जापान के आक्रामक होने के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं था। सेना, नौसेना और सरकार में कई समूह थे जिन्होंने देश को अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए उकसाया। तो इसका मतलब है कि जापान की सेना के लिए उनके राजनेता बेकार थे। और इसी वजह से 1932 में प्रधानमंत्री इनोवे इनुकाई सुबोशी को उन युवा नौसेना अधिकारियों ने मार डाला जो सेना को और मजबूत बनाना चाहते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि नागरिक सरकार तुरंत खत्म हो गई, बल्कि सिर्फ सेना और मजबूत हो गई। जापान ने मंचूरिया में जो किया वो भी दूसरे देशों को पसंद नहीं आया। राष्ट्रसंघ, जो देशों का एक संगठन था और जिसे नए युद्धों को रोकने के लिए बनाया गया था, उसने इसकी निंदा की और मंचूरिया से बाहर जाने के बजाय जापान 1933 में राष्ट्रसंघ से ही बाहर चला गया। इससे जापान और भी ज्यादा दूसरे देशों से दूर हो गया। 1936 में जापान और नाजी जर्मनी ने कम्युनिज्म के खिलाफ गठबंधन करने का समझौता किया। इस समझौते को एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट कहा गया और 1940 में यह और भी गहरा हो गया। जापान, जर्मनी और इटली एकजुट हो गए। उनके समझौते को त्रिपक्षीय संधि कहा गया। इस बीच जापान का विस्तार मंचूरिया तक ही सीमित नहीं रहा। जुलाई 1937 में जापान और चीन के बीच एक बड़ा युद्ध शुरू हुआ। जापानी सेना ने चीन के पूर्वी हिस्से के कुछ बड़े शहरों और इलाकों पर जल्दी ही कब्जा कर लिया, लेकिन चीन ने हार नहीं मानी। इसलिए युद्ध कई सालों तक चला। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, कई आम लोग इसकी चपेट में आ गए। 1937 में नानजिंग नरसंहार सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक था। जापानी सैनिकों द्वारा नानजिंग पर कब्जा करने के बाद बहुत सारे आम नागरिकों और बंदी बनाए गए चीनी सैनिकों की हत्या कर दी गई। कई महिलाओं के साथ बलात्कार भी किया गया। अनुमान है कि सैकड़ों हजारों लोग मारे गए। हालांकि इतिहासकारों द्वारा दिए गए आंकड़े अलग-अलग हैं। युद्ध का एक और काला पहलू है जिसके बारे में लंबे समय तक ज्यादा चर्चा नहीं हुई। यह यूनिट 731 है, जो मंचूरिया में जापान की एक गुप्त सैन्य इकाई थी। उन्होंने कैदियों पर प्रयोग किए, जिनमें से अधिकांश चीनी थे। उन्होंने जानबूझकर कुछ पीड़ितों को गंभीर बीमारियों से संक्रमित किया, ताकि ये अध्ययन किया जा सके कि बीमारियां कैसे फैलती हैं और कैसे मारती हैं। ऐसे प्रयोगों में हजारों लोगों का इस्तेमाल किया गया और जापानी सेना ने चीन के कुछ हिस्सों में जैविक हथियारों का भी इस्तेमाल किया। केवल चीन ही ऐसी क्रूरता का शिकार नहीं था। जैसे जैसे जापानी साम्राज्य का विस्तार हुआ, एशिया के विभिन्न हिस्सों में कई नागरिकों और युद्धबंदियों को जबरन श्रम,
भूख, अत्याचार और हत्या का सामना करना पड़ा। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये क्रूरताएं जापानी सेना और सरकार द्वारा युद्ध के समय की गई थीं। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी साधारण जापानी लोगों ने ये काम किए या इनका समर्थन किया। जब जापान चीन में आगे बढ़ रहा था, उसी समय उसकी समस्या संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ भी बढ़ रही थी। जापान को अपनी सेना और फैक्ट्रियों के लिए बहुत सारा तेल और अन्य कच्चे माल की जरूरत थी। इसकी जरूरत की बहुत सी चीजें दूसरे देशों से आती थीं। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1940 और 1941 में जापान पर और भी कड़े प्रतिबंध और पाबंदियां लगाईं, तो जापान के लिए तेल हासिल करना और भी मुश्किल हो गया। अब जापानी नेताओं के सामने एक बड़ा फैसला लेने की चुनौती थी। वे या तो अपने कब्जे वाले कुछ क्षेत्रों से पीछे हट सकते थे ताकि प्रतिबंध हट जाएं, या वे सेना का इस्तेमाल करके दक्षिण पूर्व एशिया से तेल और संसाधन हासिल करने की कोशिश कर सकते थे। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अचानक हवाई के पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमला कर दिया। इसी वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका जापान के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया। इसके साथ ही जापान ने एशिया और प्रशांत के कई इलाकों पर भी तेजी से हमला किया। सिर्फ कुछ ही महीनों में जापान ने हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर, बर्मा का बड़ा हिस्सा, डच ईस्ट इंडीज जो अब इंडोनेशिया है, और फिलीपींस पर कब्जा कर लिया। जापानी सैनिक थाईलैंड में भी घुस गए और थाई सरकार को जापान का साथ देने के लिए मजबूर होना पड़ा। बहुत ही कम समय में जापानी साम्राज्य के नियंत्रण में बहुत बड़ा इलाका आ गया। लेकिन जापान की लगातार जीत ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। जून 1942 में जापानी नौसेना को मिडवे की लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। यह युद्ध में एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि जापान ने अपने महत्वपूर्ण विमान वाहक पोत और पायलट खो दिए थे। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी धीरे धीरे पलटवार करने लगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक रणनीति अपनाई जिसे आइलैंड हॉपिंग कहा जाता है। जापान के कब्जे में हर द्वीप को लेने के बजाय उन्होंने उन महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जा करने का फैसला किया जिन्हें वे ऑपरेशन का केंद्र बना सकते थे। वे धीरे धीरे जापान के करीब आते गए और दूसरी जगहों पर जापानी सेना की सप्लाई काटते गए। 1944 में अमेरिकी सेना फिलीपींस वापस लौटी। 1945 तक लड़ाई सीधे जापान के बहुत करीब पहुंच गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इवोजिमा और ओकिनावा पर कब्जा कर लिया, लेकिन दोनों पक्षों के बहुत सारे सैनिक मारे गए। 6 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया। 3 दिन बाद एक और परमाणु बम नागासाकी पर गिराया गया। 8 अगस्त को सोवियत संघ ने भी जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और मंचूरिया में जापानी सेना पर हमला किया। इन घटनाओं के बाद जापान 14 अगस्त को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी हो गया। औपचारिक आत्मसमर्पण 2 सितंबर 1945 को किया गया। जापानी साम्राज्य का अंत हो गया, लेकिन पूरे एशिया में बहुत भारी नुकसान छोड़ गया। जापान द्वारा लड़े गए युद्धों में करोड़ों सैनिक और नागरिक मारे गए, खासकर चीन में। एक सटीक संख्या देना भी आसान नहीं है, क्योंकि युद्ध, भूख, बीमारी और नरसंहार में मारे गए लोगों की गिनती करने के तरीके अलग-अलग हैं। लेकिन एक और बड़ा सवाल है, जापान इस मुकाम तक कैसे पहुंचा? यह कहना पर्याप्त नहीं है कि जापानी लोग स्वभाव से हिंसक हैं। जो हुआ वो कहीं अधिक जटिल था। कई वर्षों तक सरकार और सेना ने सोचने का तरीका बदल दिया। जब बहुत से लोगों ने सम्राट, सैन्य सेवा और देश के लिए बलिदान देने के बारे में सोचना शुरू किया, तो उस पर पुराने समुराई परंपरा का भी प्रभाव पड़ा। समुराई जापान के योद्धा थे जो अपनी बहादुरी, वफादारी और लड़ाई में मरने के लिए तैयार रहने के लिए जाने जाते थे। हालांकि 1930 के दशक में समुराई अब नहीं रहे थे, फिर भी जापानी सेना ने उनकी कुछ विचारधाराओं का इस्तेमाल किया ताकि सैनिकों को यह सिखाया जा सके कि चाहे लड़ाई कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, आत्मसमर्पण न करें। लोगों का सम्राट के प्रति भी बहुत सम्मान था। सरकार ने यह सिखाया कि सम्राट खास हैं और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे सैनिकों को यह विश्वास था कि जापान के लिए लड़ना और बलिदान देना उनका बड़ा कर्तव्य है। और इसके अलावा जापान की शिंटो परंपरा में सम्राट के परिवार को अमातेरासु, सूर्य देवी, का वंशज माना जाता है। इसी वजह से लोगों को यह सिखाया गया कि सम्राट का जापान में एक विशेष और पवित्र स्थान है। सरकार ने भी इस विश्वास का इस्तेमाल लोगों की सम्राट और देश के प्रति निष्ठा को मजबूत करने के लिए किया। सेना ने भी बुशीडो से कुछ विचारों का इस्तेमाल किया, जैसे कि साहस, निष्ठा और युद्ध में मरने के लिए तैयार रहना। लेकिन यह समझना जरूरी है कि केवल पुरानी संस्कृति ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की सारी क्रूरता को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है। युद्ध से पहले के समय में जापान में भी बहुत बड़ा बदलाव आया था। इसका एक अच्छा उदाहरण है कि उन्होंने पहले बंदी सैनिकों के साथ कैसा व्यवहार किया। रूसो जापानी युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में
कई बार जापान ने बंदियों के साथ अच्छा व्यवहार किया था। समय के साथ जापानी सेना का व्यवहार बदल गया। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जापान में समस्याएं बढ़ गई थीं। उनमें से एक थी पश्चिमी देशों के प्रति उनकी नाराजगी। जापान चाहता था कि यूरोप और अमेरिका उन्हें बराबरी का दर्जा दें, इसलिए वे क्रूर हो गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जापान पेरिस में शांति सम्मेलन में शामिल हुआ। जापान ने प्रस्ताव रखा कि नए लीग ऑफ नेशंस में यह विचार शामिल किया जाए कि सभी देशों और उनके नागरिकों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, भले ही उनकी नस्ल अलग हो। लेकिन इस प्रस्ताव को अंतिम समझौते में शामिल नहीं किया गया। कई जापानियों के लिए यह एक और संकेत था कि उन्हें पश्चिमी शक्तियों के बराबर नहीं माना जा रहा है। 1922 में वॉशिंगटन नौसैनिक संधि आई। ये बड़ी देशों के बीच एक समझौता था जिसमें उनकी सबसे बड़ी युद्धपोतों की संख्या और आकार तय किया गया। जापान को संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन की तुलना में कम संख्या में युद्धपोत रखने की अनुमति दी गई। कई जापानी राष्ट्रवादी इससे खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि जापान को एक नीची स्थिति में रखा जा रहा है। 2 साल बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी एक कानून बनाया जिससे लगभग किसी भी जापानी को अमेरिका में बसने की अनुमति नहीं थी। इससे कुछ जापानियों की ये भावना और मजबूत हो गई कि पश्चिमी देशों के बराबर उन्हें स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इन समस्याओं के साथ साथ जापान के अंदर की राजनीति भी बदल रही थी। 1921 में प्रधानमंत्री हारा तकाशी की हत्या कर दी गई थी। वे उन नेताओं में से एक थे जो समर्थन करते थे नागरिक सरकार और दूसरे देशों के साथ संबंधों में। उनकी मृत्यु उन संकेतों में से एक थी कि जापान की राजनीति और भी ज्यादा अशांत और हिंसक होती जा रही थी। लेकिन कुछ बदलावों ने आम लोगों को भी ज्यादा आवाज दी। 1925 में लगभग सभी योग्य उम्र के जापानी पुरुषों को मतदान का अधिकार दिया गया। पहले केवल कुछ ही पुरुष वोट डाल सकते थे क्योंकि उन्हें ऊंची टैक्स की शर्त पूरी करनी पड़ती थी। लेकिन इसी के साथ सरकार ने शांति संरक्षण कानून भी बनाया। इस कानून का इस्तेमाल उन समूहों को रोकने के लिए किया गया जो जापान की व्यवस्था बदलना चाहते थे, खासकर कम्युनिस्टों को। इसलिए भले ही अब ज्यादा पुरुष वोट डाल सकते थे, लेकिन सरकार कुछ राजनीतिक समूहों पर और सख्त हो गई। 1920 के दशक तक आते आते जापान की दिशा भटी हुई थी। अब भी चुनाव और नागरिक सरकार थी, लेकिन कम्युनिज्म का डर और पश्चिम के प्रति गुस्सा भी बढ़ रहा था। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था की समस्याएं बढ़ीं, और ज्यादा लोग नेताओं पर से भरोसा खोने लगे। इसी वजह से सरकार में सेना और भी ज्यादा मजबूत हो गई। अर्थव्यवस्था की समस्याओं की वजह से और भी ज्यादा जापानी लोगों का नागरिक सरकार पर से भरोसा उठ गया। 1927 में जापान के बैंकों में बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। कई बैंकों को कर्ज की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कुछ तो बंद भी हो गए। इसके बाद 1929 में शुरू हुई महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन आ गई। जापान का व्यापार और निर्यात गिर गया और बहुत सारी परिवारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जीवन की कठिनाइयों के कारण और भी ज्यादा लोग पुराने राजनेताओं पर से भरोसा खोने लगे। इस बीच उन समूहों की ताकत बढ़ गई जो मानते थे कि सेना ही जापान को मजबूत बना सकती है। नेताओं के लिए उनका विरोध करना भी आसान नहीं था। 1930 में प्रधानमंत्री हमागुची ओसाची को एक राष्ट्रवादी ने गोली मार दी थी। वो पहले तो बच गए थे, लेकिन अगले साल अपने घावों की जटिलताओं के कारण उनकी मृत्यु हो गई। 1931 में सेना के कुछ समूहों ने सरकार को हटाने की भी कोशिश की थी। उनकी योजनाएं असफल रहीं, लेकिन इससे यह दिखा कि कुछ सैन्य अधिकारियों का राजनीति में दखल देने का हौसला कितना बढ़ गया था। इन सबके बीच मंचूरिया में सेना लगातार मजबूत होती जा रही थी। जैसा कि पहले बताया गया था, वहां जापानी सैनिकों ने तब भी कार्रवाई की जब टोक्यो की सरकार से अनुमति स्पष्ट नहीं थी। जब उन्हें नहीं रोका जा सका, तो दूसरे सैन्य अधिकारियों ने देखा कि वे बड़े फैसले आसानी से ले सकते हैं, भले ही नागरिक सरकार उनसे सहमत न हो। 1930 के शुरुआती दौर में राजनेताओं के लिए सेना को नियंत्रित करना और भी मुश्किल हो गया। जापान में अब भी सरकार और नागरिक नेता मौजूद थे, लेकिन देश के फैसलों पर सेना और नौसेना का प्रभाव बहुत बड़ा हो गया था। ये एक दिन में नहीं हुआ। ये धीरे धीरे इसलिए मजबूत हुआ क्योंकि डर, राजनीतिक हिंसा, आर्थिक समस्याएं और बार बार ऐसे मौके आए जब सेना को नहीं रोका गया। 1930 के दशक तक और भी ज्यादा महत्वपूर्ण फैसलों पर सैन्य नेताओं का असर पड़ने लगा था। उनमें से कुछ का मानना था कि जापान का और विस्तार करना चाहिए ताकि ज्यादा जमीन, संसाधन और ताकत मिल सके। इसलिए जब चीन में और बाद में एशिया के दूसरे हिस्सों में युद्ध फैला, तो सेना, जो पहले सरकार का सिर्फ एक हिस्सा थी, जापान की सबसे ताकतवर ताकतों में से एक बन गई। ये सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक था कि देश द्वितीय विश्व युद्ध से पहले
और उसके दौरान इतना आक्रामक क्यों हो गया। लेकिन ये कहना भी पर्याप्त नहीं है कि सिर्फ सेना ही इसकी वजह थी। कुछ सरकारी अधिकारी, राष्ट्रवादी समूह और अन्य नेता भी जापान के विस्तार का समर्थन करते थे। कुछ सामान्य जापानी लोग इससे सहमत नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे सरकार और सेना का नियंत्रण कड़ा होता गया, खुलकर विरोध करना और भी मुश्किल हो गया। आखिरकार जापान में जो हुआ वो सिर्फ किसी बुरे नेता की साधारण कहानी नहीं थी जिसने अचानक सत्ता हासिल कर ली। धीरे धीरे नागरिक सरकार कमजोर होती गई, जबकि सेना और वे समूह जो जापानी साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे मजबूत होते गए। जब बल प्रयोग को नहीं रोका गया तो जापान के लिए और भी बड़े युद्धों में प्रवेश करना आसान हो गया, और इसका परिणाम ये हुआ कि न केवल जापान को बल्कि पूरे एशिया के दसियों लाख लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा।